जो लोग देख रहे थे ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है और किसी पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, ये लोग लास्ट देख रहे थे इसमें। नेक्स्ट है इसमें आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट डालोगे आज का आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, अब जो आयोनिक रेडियस होता है दैट मीन्स वो सिंपल एटम है तो उसका एटॉमिक रेडियस बोल रहे थे, और किसी आयन का रेडियस है दैट मीन्स वो आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस में दो टाइप हो सकता है, केटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। हम लोग एक एक करके देखते हैं दोनों को। सबसे फर्स्ट है इसमें केटायनिक रेडियस। केटायनिक रेडियस, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक रेडियस और केटायनिक रेडियस में कंपेयर करना है यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूँ। यहाँ पे केटायनिक रेडियस में वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब Na कोई एटम आ रहा है और उसका केटायन बना लिया जाए Na+। यहाँ पे कंपेयर करना है मुझे कि दोनों में से जो साइज होगा, रेडियस दैट में साइज की बात कर रहे हैं बेसिकली, आयनिक साइज या आयनिक रेडियस बात, यहाँ पे जो भी वर्ड यूज करो, यहाँ पे जो साइज होगा सोडियम एटम एंड सोडियम जो Na जो आ रहा है केटायन के फॉर्म में, तो साइज किसका ज्यादा होगा। इसके लिए यहाँ पे एक लॉजिक है सिंपल सा, कुछ भी रटना Na। नहीं है यहाँ पे। सही है, आंसर सही है, Na का ज्यादा होगा। उसका लॉजिक क्या यहाँ पे है, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे सोचना रहेगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी एटम, ये सोडियम का एटम आ रहा है यहाँ पे, तो सोडियम अगर एटम के फॉर्म में, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, 11 प्रोटॉन, और अलग अलग ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन टोटल। में एक ही जगह लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट वो अलग अलग ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल आ रहा है यहाँ, ये एटम के फॉर्म में सोडियम, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जब ये केटायन के फॉर्म में आ गया तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा 11 प्रोटॉन, और इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक कम हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सोचना इस केस में कि प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। इसमें अगर मैं फर्स्ट बोल लूँ, इसको सेकंड बोल लूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट में 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और सेकंड में 11 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड में? सेकेंड में। सेकंड में। सब लोग सोच के बताना है यहाँ पे प्रोटॉन सेम है दोनों में, इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स बीच में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करते हो तो इनसाइड कितना, इनर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9 ही। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा यहाँ पे। और अट्रैक्शन अगर सेकेंड में ज्यादा हो रहा है, उसका जो साइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज दैट मीन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा दैट मीन साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो साइज होता है वो एटम का हमेशा साइज ज्यादा होगा केटायनिक से, उसके केटायन से। हम लोग इन जनरल ये भी बोल सकते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। इन जनरल होता है यहाँ पे कि कोई भी एटम हो, उसका जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा हमेशा उसके केटायन से। आर का मतलब क्या है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, और आर प्लस का मतलब क्या है, केटायनिक रेडियस की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। इन जनरल साइज क्या याद रखना है, एटम का साइज हमेशा ज्यादा होगा उसके केटायन से। और एक एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन भी किया, सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि केटायन जब बन जाएगा उसी एटम का तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और न्यूक्लियस में जो चार्ज है दैट मीन्स प्रोटॉन, वो तभी भी सेम है वहाँ पे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कम होने से अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते उसका साइज कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों केस देखते हैं। यहाँ पे एनायन का भी देखेंगे हम लोग, कैटायनिक से देखेंगे स्टार्ट किए, एनायनिक रेडियस भी देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो अपने आप क्लियर होगा। मैं यहीं पे स्पेस में यहीं पे ले लेता हूँ सेकंड पार्ट भी इसका, एनायनिक रेडियस।
एनायनिक रेडियस। अब इसको भी इसी तरीके से एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा कि O आ रहा है और O माइनस, कोई भी ले सकते थे एग्जांपल F माइनस। अब यहाँ पर भी देखना है कि ये क्या आ रहा है इस केस में, न्यूट्रल एटम और ये एनायन के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर अगर साइज कंपेयर करोगे, इसमें साइज किसका ज्यादा होगा, सोच के बताओ। यहाँ पे O नेगेटिव, O माइनस। O माइनस बिल्कुल करेक्ट है, और इसका भी रीजन सिंपल सा है, इसी तरीके से सोचना है यहाँ पे, क्योंकि O में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 8, और O माइनस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंक्रीज कर जा रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर जा रहा है वहां पे, दैट मीन्स उसका जो अट्रैक्शन होगा इसके न्यूक्लियस के साथ वो कम हो जाएगा वहां, और अट्रैक्शन कम होगा दैट मीन्स उसका साइज जो रहेगा इंक्रीज कर जाएगा वहां पर। तो जैसे मैंने इसके लिए सोचा था सिमिलरली यहाँ पर भी सोचना था। क्लियर है? ऑक्सीजन है, मैं डायग्राम ड्रॉ भी कर दूं सिंपल सा यहाँ पे। सर इसमें 80 प्रोटॉन है और न्यूट्रल एटम में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होगा। इसमें प्रोटॉन 80 है बट एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाए, अलग अलग ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स अब अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगा, और अट्रैक्शन कम हो रहा है दैट मीन्स का साइज ग्रेटर होगा। इन जनरल भी अगर हम लोग बात करें तो आर माइनस एनायनिक रेडियस ज्यादा होता है न्यूट्रल एटम से। अब इस दोनों को कंबाइंड अगर कर दें तो ओवरऑल हम लोग बात करें, कोई एक ही एटम एनायन भी बना रहा है और कैटायन भी बना रहा है, उस केस में क्या होगा आर माइनस सबसे ज्यादा, देन आर और आर प्लस। आर लिखने का मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, आर माइनस मीन्स एनायनिक रेडियस, सिर्फ आर लिखा जा रहा है दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस, और आर प्लस का मतलब क्या आ रहा है कैटायनिक रेडियस, इसे हमने शॉर्ट में लिखा है। कोई एक ही एटम अगर एनायन भी बना रहा है और कैटायन भी फॉर्म कर रहा है, वहां पे एनायनिक रेडियस हमेशा ग्रेटर होगा देन एटॉमिक रेडियस देन कैटायनिक रेडियस। इसको याद रखना, कभी एग्जांपल भी करते हैं हम लोग। तो सिंपली यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट यूज हो रहा है अट्रैक्शन का। तो सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा, प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा, अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस के साथ, दैट मींस साइज उसका लार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तभी अट्रैक्शन इंक्रीज होगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते फिर हम इसमें यहाँ पे कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। इसको भी हमने एक एग्जांपल से देखा यहाँ पे, इसका भी जो लॉजिक है कंक्लूजन वो देखेंगे। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस L3 प्लस,
यहाँ पे हर एक केस में देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है। N3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 10 10। O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 10। यहाँ पे क्या आ 10 रहा है? ऑक्सीजन के पास 8, 8 प्लस 2 10। सबके पास क्या रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। Na प्लस के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, Mg प्लस 2, ये भी क्या आ जाता है यहाँ पे 12 माइनस 2, दैट मीन्स 10, और ये भी 10। क्लियरली देख पा रहे हो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब यहाँ पे मुझे साइज कंपेयर करना है। ध्यान से देखो भाई, जब साइज कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं N3 माइनस और L प्लस 3 में अगर कंपेयर करूँ यहाँ पे, या किसी दो में कंपेयर करके मैं बताता हूँ, और उसके बाद इसको जनरलाइज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं N3 माइनस की बात करूंगा यहाँ पे, तो N3 माइनस में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है N3 माइनस में? 7। 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा इसके पास? 7। और इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास? अलग अलग ऑर्बिट में होगा 10 इलेक्ट्रॉन। मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब Al3 की पास बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, किसी भी दो में कंपेयर कर सकते थे। अब यहाँ पे सोचना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है एल्यूमिनियम के पास, Al3 के पास? 13। एल्यूमिनियम के पास 13 13 प्रोटॉन। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा इसका? 13। और अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। यहाँ पे सोचने के साथ 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, बट इसमें न्यूक्लियस में कितना चार्ज आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में, और उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। यहाँ पे 13 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ओवरऑल। तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा? N3 माइनस या Al3 plus Al3 plus L3 प्लस? सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इसमें न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से इसका जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स इसका यहाँ पे जितना भी गिवन है सबसे स्मॉल साइज रहता है L3 प्लस का। और सबसे जो कम अट्रैक्शन होगा, इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 8 हो जाता, और इलेक्ट्रॉन तो सेम है। ऑक्सीजन में एक प्रोटॉन अगर इंक्रीज कर गया, N3 माइनस के कंपेयर में उसमें अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। उसका साइज क्या होगा वहां पे? स्लाइटली क्या रहेगा उसमें? स्मॉल होगा। तो सबसे ज्यादा जो साइज रहेगा इसमें N3 माइनस, देन O2 माइनस, देन F माइनस, देन Na प्लस, देन Mg प्लस 2, देन L प्लस 3। सर और नियॉन? नियॉन की बात नहीं करते हैं यहाँ पर। इसमें जब आइसोइलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो नियॉन को यहाँ पे नहीं लेते हैं। नियॉन का क्या हो, वो फिर ग्रेटर हो जाता है वहाँ पे, नियॉन की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो इनर्ट गैस, उसमें वेंडर वाल रेडियस देखते हैं। क्वेश्चन भी जब आएगा तो इसमें कंपेरेबल, जिसमें कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर। अगर सेम नंबर ऑफ आ रहा है वहां पे, उसमें फिर हम लोग देख रहे थे अभी, सेम नंबर अगर आ रहा है तो उसमें चेक कर। यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें कि सेम नंबर आ रहा है वहां पे, लेकिन नियॉन, तो नियॉन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे ही नहीं, वो तो वेंडर वाल रेडियस चेक कर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लेना था। यहाँ पे अगर सेम भी आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आता है, वहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहा है वहां पे, तो कंपेयर किससे करते हैं उसको देखना है वहां पे। यहाँ पे हम लोग किसी दो में कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो कंपेयर कर रहे थे, किसी दो में कंपेयर करो, O2 माइनस F माइनस। O2 माइनस में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट F में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, 9 प्रोटॉन। और प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स साइज स्मॉल। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे।
वहां पे कंपेयर किस में करना है, तो वो देखना है कि कंपेयर किस केस में कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने पीछे कंपेयर करके बताया था अभी यहाँ पे, एक अगर न्यूट्रल एटम और एक केटायन है, उसमें कैसे कंपेयर करना है, उसमें भी वही लॉजिक अप्लाई कर रहे थे। तो न्यूट्रल एटम का भी अगर एनायन के साथ कंपेयर करेंगे या केटायन के साथ, वो भी इस तरीके से सोच पा रहे थे। तो ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट में आता है यहाँ पे कि किसी दो में कंपेयर करना चाहो, मैंने एक N3 माइनस L3 प्लस में कंपेयर करके बताया है, इसमें तुम कंपेयर करना चाहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होता जाएगा न्यूक्लियस में, दैट मीन्स अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना उसका साइज स्मॉल होगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, देन साइज सबसे स्मॉल, L3 प्लस है। बिल्कुल यहाँ पे अट्रैक्शन से चेक करना है यहाँ पे, और अट्रैक्शन बोलने का मीनिंग क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेक्निकल वर्ड में, उसी को अट्रैक्शन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। इसमें आ रहा हो P-3 H2 माइनस, या H2 माइनस जो लिखो इसमें, Cl माइनस K प्लस Ca2 प्लस, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा साइज का। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन है या नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं। यहाँ पे P-3, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 18, फास्फोरस सही है। सल्फर का एटॉमिक नंबर सबको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 18, ये भी क्या आता है इसमें 18, और इसमें भी क्या रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सब में सेम आ रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम है, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, जिस केस में उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से साइज स्मॉल हो जाएगा। यहाँ भी साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, P-3 H2 माइनस, देन Cl माइनस, देन K प्लस, देन Ca2 प्लस। क्लियर है यहाँ पे, इसमें किन्हीं को कोई डाउट है दो एग्जांपल में। और सोचने का तरीका क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव वो इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, और इसलिए हम अट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, और अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर जा रहा है, दैट मीन्स साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक रिलेशन बेसिकली लॉजिक की है, बाकी कंक्लूजन लिखना चाहो इसमें कि साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बट लॉजिक जब वो देख रहे तो मेन रीजन क्या था इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव या अट्रैक्शन, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज क्या होगा आइसोइलेक्ट्रॉन केस में, ज्यादा रहेगा। कंक्लूजन और जो हम एग्जांपल के, तो उसी के बेसिस पे कंक्लूजन दे पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कम है, उसका साइज क्या है, वहाँ पे ज्यादा रहेगा जब आइसोइलेक्ट्रॉन का केस होगा। इससे मैंने मेंशन किया है ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉन से रिलेशन अप्लाई करता है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये तुम लोग देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें इसमें, किसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। कर ली कॉपी, कर ली सब लोग यहाँ तक। Sir, 1 minute.
बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉन्स वो भी रहता है, बट हम लोग यहाँ पे वो आयंस ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। और जो आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी सेम आ रहा है, उसमें आइसो इलेक्ट्रॉन्स वर्ड यूज कर पाएंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेम आ रहा है, देखो यहाँ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज स्मॉल होगा। तो रिलेशन भी वही रिलेशन तो हम उसी से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। जेड इफेक्टिव क्या है? तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है जेड इफेक्टिव का? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एल्यूमिनियम 3+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा बोलो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से साइज क्या होता है, स्मॉल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइज। ये टेक्निकल वर्ड जेड इफेक्टिव है, बाकी अट्रैक्शन इसको हम सिंपली यूज कर लेते हैं। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आई माइनस आई प्लस, इसमें साइज कंपेयर करना है सब। सेकेंड Fe+2 या Fe+3, इसमें साइज कंपेयर करना। नेक्स्ट है इसमें Cr+2 Cr+3 Cr+4 Cr+6, जो भी ऑर्डर आ रहा है इसमें लिखते जाओगे तुम लोग साथ में यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें O माइनस O2 माइनस, फिफ्थ में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। नेक्स्ट है इसमें P+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन नियॉन। नेक्स्ट है इसमें लिथियम सोडियम पोटासियम कैल्शियम। कुछ और है, मैं इधर दिखा देता हूँ इसको यहाँ पे 9th में। Li प्लस Mg+2 L3 प्लस K प्लस। एक लास्ट एग्जाम्पल और कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन। इसमें खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा, जिसमें भी डाउट होगा, जिसमें अलग आ रहा है उसमें पूछोगे। एक मिनट ट्राई कर लो पहले कि ऑर्डर क्या क्या आ रहा है उससे। उसमें बताने की जरूरत नहीं थी, बॉक्स में गई। तुम लोग खुद से लिखो, जिसमें भी तुम्हें लग रहा है कि रॉन्ग ऑर्डर आ रहा है तो वहाँ पे ध्यान सुनना जो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, या फिर जो भी डाउट रहेगा वहाँ पे पूछना। जितना भी हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में और आज जो पढ़े हैं उसी का ये कंबाइंड
क्वेश्चन है ये। चैट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं, उतना टाइप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन को सिंपली यहाँ पे देखना है और फिर खुद से नोटबुक में ट्राई करो क्या होगा। सब में साइज कंपेयर करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हुए सब लोग। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में बात करें, इसमें जो ऑर्डर आएगा इसमें क्या रहेगा ऑर्डर, यहाँ पे आई माइनस और आई प्लस। सेमी एटम केटायन भी बना रहा है और एनायन भी बना रहा है। तो सबसे ज्यादा साइज क्या रहेगा इसमें, आई माइनस, देन आई प्लस। ये ऑर्डर आ रहा होगा सबका। तो इन दो को समझते हैं यहाँ पर। इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है, Fe+2 एंड Fe+3 में। बता तो एक बताओ सेकंड का। Fe+2 Fe2 plus का greater बड़ा than होगा। Fe+3। Fe+2 का ग्रेटर रहेगा इसमें। लॉजिक क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है इसमें, बट इसमें क्या होगा, Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसमें 23rd इलेक्ट्रॉन इन, और इसमें अभी भी 24 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कम हो रहा है यहाँ पे, तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा उसका, लेस हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में भी क्या रहेगा इसमें, सबसे ज्यादा Cr+2 का, +3 का, +4 एंड +6। देख हम लोग पीछे जो किए हुए थे यहाँ पे, यहीं पे एक पॉइंट लिख सकते थे तुम लोग, जब लोग कैटायनिक रेडियस पढ़े थे, कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जाएगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। तो साइज का जो पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन होगा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, तो साइज क्या होगा उसका उतना ही लेस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन क्या होगा, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एटम पे इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा उसका कम होता जाएगा। इसी रिलेशन से यहाँ पर लोग सोच पा रहे थे, इसको भी नोट कर लेते हैं यहीं पर। और वही नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, और अट्रैक्शन कम होगा दैट मीन्स साइज अभी भी लार्ज रहेगी। यहाँ पर भी एक पॉइंट लिख लेते हैं कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी एटम पे, उसका न्यूट्रल एटम के कंपेयर में साइज क्या होगा उसका लार्ज होगा वहां पर। देखिए रिलेशन भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं रैंक का है। तो ठीक है, आते हैं फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे। इसमें भी क्या ऑर्डर आ रहा था, थर्ड में भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स साइज क्या होगा, कम होगा, रिलेशन आ रहा था। अब सिमिलरली ओ माइनस और O2 माइनस, इसमें साइज क्या आ जाता है यहाँ पे,
O2 माइनस का सबसे ज्यादा, greater. देन O माइनस, देन O, और सबका लॉजिक वही है, जो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से सोचने का सबको। फिफ्थ में F माइनस, Cl माइनस, Cr माइनस, I माइनस, ये क्या रहा है, एक ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पर। F माइनस, Cl माइनस, Cr माइनस, I माइनस, ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक ग्रुप का एलिमेंट है और सब पे एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो वो जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पर भी साइज क्या रहेगा, I माइनस का सबसे ज्यादा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो ये सब ऑर्डर से जा रहा है इसमें। यहाँ पे एक एक नेगेटिव चार्ज आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज वही रहेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे P+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Bf+2, इसमें भी टॉप टू बॉटम जा रहा है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ये। इसमें भी जो साइज होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, Bf+2, देन Sr+2, देन Ca+2, देन Mg+2। Mg+2 के साथ कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पे, Mg अगर यहाँ पे आ रहा है इस केस में, कंपेयर किससे करना था, यहाँ पे Mg+2 और B+2, तो उसके साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। देखते हैं वो सारा कुछ आएगा अभी, सिलिकॉन और Mg+2 आएगा तो हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे वहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पे सोचो इसमें कि Mg+2 आ रहा है और एक सिलिकॉन है यहाँ पे, इसमें साइज सोचना है तुम्हें, यहाँ पे Mg+2 एंड सिलिकॉन। इसमें फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से सोचते हैं, इसमें नंबर ऑफ Mg+2 है इवन, और +2 इसमें क्या रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 12, और ये सिलिकॉन आ रहा है इसमें 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, Mg+2, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इस केस में, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, इसका साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे Mg+2 का, और इसका साइज अभी भी लार्ज रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जा रहा है। इस तरीके से सोचते हैं, बट क्वेश्चन जब भी रहेगा तो कंपेरेबल रहेगा वहाँ पर। तो इस सेवंथ में क्या ऑर्डर आ रहा है, इसमें सोच के बताओ सब लोग, क्लास में किए हुए भी हैं फिर भी बताओ, इसमें इसका ऑर्डर क्या आ रहा है सेवंथ, सर बताओ। सर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ, नियॉन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। नियॉन का सबसे ज्यादा, देन Nitrogen, नाइट्रोजन, oxygen, fluorine. देन फ्लोरीन। इन लोग क्लास में किए हुए थे कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है अप टू फ्लोरीन, और नियॉन का तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल रेडियस, नियॉन का सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आएगा यहाँ पे। सही है, इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। एट्थ में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे, सर पोटेशियम का। Li, पोटासियम का। Li तो क्या आ रहा है यहाँ पे है, अब देखोगे इसमें लिथियम तो किस पीरियड का है, इसमें सेकंड पीरियड का, सोडियम थर्ड पीरियड का, और ये दोनों फोर्थ पीरियड का आ रहा है यहाँ पे, और दोनों जब फोर्थ पीरियड का आ रहा है यहाँ पे, इसका ज्यादा हो, पोटासियम कैल्शियम का इस दोनों से ज्यादा होगा। और पोटासियम कैल्शियम में किसका ज्यादा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सेम पीरियड का एलिमेंट है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज डिक्रीज करता है, दैट मीन्स पोटासियम का ज्यादा होगा यहाँ पे, देन कैल्शियम। उसके बाद क्या रहेगा, सोडियम, सोडियम, देन लिथियम, lithium. क्योंकि लिथियम में तो नंबर ऑफ सेल्स जो है, इसमें 2 ही सेल्स है, इसमें 3 सेल्स है, इस दोनों में नंबर ऑफ सेल्स 4 है यहाँ पे। तो जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज होता है साइज इंक्रीज करेगा उसका। अब पोटासियम कैल्शियम में सोचते हैं, एक पीरियड का एलिमेंट है पोटासियम कैल्शियम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज डिक्रीज करता है, दैट मीन्स पोटासियम का ग्रेटर होगा, देन कैल्शियम, देन सोडियम एंड लिथियम। नाइन्थ का क्या रहेगा इसमें, देखिए पहले से मैं स्टार लगा तो इसको थोड़ा सा सोचना रहेगा यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ इसमें ऑर्डर क्या रहेगा।
नॉर्मली अगर सोचो यहाँ पे तो के प्लस में नंबर ऑफ सेल्स जो आता है वो सबसे ज्यादा रहेगा। के नंबर ऑफ सेल्स 4 होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो साइज जो रहेगा सबसे ज्यादा के प्लस है। Mg+2 और Al3+ में किसका साइज ज्यादा? Al3 plus. Mg+2. Mg+2 और Al3+ में जस्ट मैंने अभी बताया था यहाँ पे पीछे, Mg+2 और Al3+, इसमें किसका साइज ज्यादा था? Mg+2 का, क्योंकि ये साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन का केस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम है। यहाँ पे क्या हो गया? Mg+2 का ज्यादा Al3+। अब सोचना है कि Li+ और Mg+, Li+ और Mg+, इस दोनों में किसका ज्यादा रहेगा? यहाँ पे सोचने के लिए Mg+2. Mg+ का, Mg+2 देखोगे इसमें होना तो चाहिए था Mg+2 का ही, बट ओवरऑल होता क्या है इसमें? यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या होता है? यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे जब कंपेरेबल इसका रेशियो कंपेयर करोगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहा है इस केस में? 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे? 2। और यहाँ पे जो रहेगा तुम्हारा Mg+2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यहाँ पे 12, और इलेक्ट्रॉन क्या रहा है यहाँ पे? 10। यहाँ पे जो एक ही पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो Mg+2 का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है। एक इक्वेशन हम लोग पहले भी पढ़े थे, एक बार जाकर के देखो तुम लोग, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे डायगोनल रिलेशनशिप। इसे जाकर के देखो, पेज पलटो 2-3 पेज, तो टॉपिक पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। आपको सर बताओ, कुछ पूछ रहे हो? सर लेकिन Mg का सेल नंबर तो ज्यादा रहता है। सेल नंबर ज्यादा रहेगा वो, बट उसमें तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखना होता है ओवरऑल यहाँ पे। और जब मैंने वहाँ पे बताया होगा, जाकर के देखो एक बार डायगोनल रिलेशनशिप जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे मैंने सिर्फ अगर लिथियम और मैग्नीशियम अगर होता वहाँ पे, यहाँ पे मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है। एक बार जाके देखो तो पेज लो, यहाँ पे पढ़े थे डायगोनल रिलेशनशिप। वहाँ पे जब न्यूट्रल एटम होगा तो मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा, बट यहाँ पे क्या होता है? जब ये लिथियम+1 Li+ और Mg+2 आ जाता है इस केस में, यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Mg+2 के केस में इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे ओवरऑल। और मैंने डाटा भी कुछ लिखा होगा उस केस में। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है कि Li+ का साइज Mg+2 से इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर ऑफ सेल्स सही है तुम्हारा क्वेश्चन सर, उसमें ज्यादा है। और अगर न्यूट्रल होता है तो वो ज्यादा Mg का ही होता है, अगर न्यूट्रल स्पेसिस होता है Li और Mg में कंपेयर करते हैं। बट Li+ और Mg+2 में जब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है प्रोटॉन, और इसमें क्या 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो रेशियो देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इस केस में Mg+2 का ही ज्यादा हो जाता है इस केस में, जिसके चलते इसका साइज स्मॉल हो जाता है Mg+2 का। इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखना है यहाँ पे, Li+, then Mg+2, then Al3+। Mg+2 एंड Al3+ भी तो कंपेयर कर पा रहे थे। क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे Li+ एंड Mg+, इसका डायगोनल रिलेशनशिप से सोचना था यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? इसलिए मैंने पहले स्टार आया था, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना होता है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में सोचोगे वहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस हो जाता है। और ये पूछा भी गया है, जेई का बहुत पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये एक बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें इसलिए मैंने पहले स्टार लगाया था। Li+ का साइज ग्रेटर होता है Mg+2। तो ठीक है, इसको याद रखना था यहाँ पे। तो सिर्फ नंबर ऑफ सेल से यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट देख रहे हैं, जो कि Mg+2 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा,
इसके चलते साइज क्या होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है वहां पे। लास्ट वाले का ऑर्डर क्या आ रहा है इसमें? Sir, Mg is greater than phosphorus, then chlorine, then calcium. देख लेते हैं वहां पे। बिल्कुल डायगोनल रिलेशनशिप वाला जितना भी है उस पे अगर एनायनिक वाला ये केटायन वाला आ रहा है तो उसमें ऐसे रहेगा वहां पे। बाकी सब लोगों का ऑर्डर उसमें अलग ही आ रहा था, इसको एक अलग याद रखना था। बाकी सबका सही था, बस एल को सब लोग पीछे रखे होते जितना भी केट में बता रहे थे। एल का पोजीशन यहाँ पे रहेगा Mg+2 से तो ग्रेटर होगा। हाँ, इसमें यहाँ पे देखना था, तो इसमें क्या रहेगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? कैल्शियम का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा है, कोई चार्ज वगैरह नहीं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन में किसका ज्यादा रहेगा? क्लोरीन। नहीं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। फास्फोरस, क्लोरीन। क्यों मैग्नीशियम का ज्यादा? क्योंकि आप देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेफ्ट टू राइट सर। बिल्कुल, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। और जब साइज डिक्रीज करेगा दैट मीन्स मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन। क्लियर? अब यहाँ पे 10th एग्जांपल आसान Yes, सा sir. था, बस कंपेयर करना था कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन सेमी पीरियड का एलिमेंट है और उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होगा? डिक्रीज करता है। कैल्शियम का सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम, फास्फोरस। इसमें इतना भी मैंने अभी एग्जांपल लिया यहाँ पे, इसमें बस एक 9th वाले को ध्यान रखना है कि दोबारा रिपीट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन यहाँ। तो ठीक है, ये तुम लोग नॉर्मल अभी देख रहे थे। अब एटॉमिक साइज में कुछ एक्सेप्शंस वाले भी क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। वहाँ पे जो हम लोग कंपेरेबल कर सकते हैं वहाँ पे उसी में हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रैंडम यहाँ पे हम लोग देखिए बी प्लस और एन ए वहाँ पे, तो बी प्लस और एन ए की बात करेंगे वहाँ पे। तो एन ए पे भी अगर साइज डी आ रहा है तो डी पे सिर्फ प्लस चार्ज नहीं आएगा। बेरिलियम जब भी एग्जिस्ट करता है तो क्या रहेगा उसमें? B+2, उस पर हमेशा +2 चार्ज आएगा। यहाँ पर भी हम लोग कंपेयर करें तो लिथियम ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज, बेरिलियम होता तो उसमें +2 चार्ज रहेगा, तो उसमें कंपेयर करते हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा बेरिलियम पे कभी। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे सब लोग। और B+2 एंड Na आ रहा है वहां पे। अब इसमें कंपेयर आसानी से तुम खुद कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें B+2 और Na, यहाँ पे मान लेते हैं कि बेरिलियम और Na में कंपेयर करना है। यहाँ पे इसमें साइज किसका ज्यादा होगा? इस केस में सोडियम का नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है और B+2 का जो साइज है वो बेरिलियम से भी कम होता है, इससे भी कम होगा यहाँ पे। ये हर केस पे अप्लाई नहीं करना, मेनली यहाँ पे देखना था, या डायगोनल रिलेशनशिप वाला कोई आता तो उसमें सोचना है। हर जगह ये फिर रैंडम कुछ अपने मन से ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। बिल्कुल इस टाइप का कोई एग्जाम्पल होगा तभी वहां पे हम लोग इस टाइप से सोचेंगे। नेक्स्ट है इसमें कुछ एक्सेप्शंस वाला पार्ट है, हेडिंग ही डाल दोगे इसमें। यहाँ पे एक्सेप्शन तो सबका रीजन भी देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी इस टाइप से आ रहा है फर्स्ट इसमें। यहाँ पे बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, इसमें जो साइज का नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए, तो बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम ये ग्रुप का एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा? इसमें इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए इसमें? यहाँ पे
हेलियम, helium, देन इंडियम, यहाँ तक करेक्ट भी है। अब इसके बाद जो होता है यहाँ पे, तो साइज ज्यादा किसका होना चाहिए यहाँ पे है, गैलियम का, बट वो ग्रेटर हो जाता है यहाँ पे एल्यूमिनियम का। रीजन देखेंगे अभी, ग्रेटर देन या इक्वल टू साइन लगाते हैं वो यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे हो रहा है। इसको इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन साइज ऑफ गैलियम। इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे? इसका रीजन होता है यहाँ पे ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या होता है उसको भी समझते हैं, ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, या सिंपली डी इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखो होता है क्या है, एल्युमिनियम और गैलियम में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। एल्युमिनियम में जब देखोगे, एल्युमिनियम के पास कंफिगरेशन लिख दो यहाँ पे, ये क्या होता है इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 31। इसका जब कंफिगरेशन लिखोगे यहाँ पे, आर्गन 3d10 4s2 4p1। देखने की एल्युमिनियम में कोई 3D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 3D में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और 2D तो होता ही नहीं है उसमें। लेकिन गैलियम में क्या है, 3D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये मैंने पहले भी बताया होगा यहाँ पे कि जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होता है, याद हो इसमें, सही है बिल्कुल। टर्म क्या था, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। और जब डी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन वो कैसे होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है। और जब प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है गैलियम न्यूक्लियस के साथ। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, दैट मीन साइज क्या होगा उसका, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और साइज इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसका साइज एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। और यही जो डी ऑर्बिटल का जो पुअर शील्डिंग होता है, इसका मीनिंग क्या है कि पुअर शील्डिंग, तो जितना शील्ड करना चाहिए था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से, उतना शील्ड नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता क्रिटिकल इलेक्ट्रॉन। जब प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है गैलियम न्यूक्लियस के साथ। दैट मींस गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो एल्यूमिनियम से भी स्मॉल हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो ये ऑर्डर पूछा जा सकता है, या फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू गैलियम, उसका रीजन क्या होगा यहाँ पर। उसका रीजन है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऑल के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ इसके लिए रहता है यहाँ पर, सारे पी ब्लॉक में नहीं आएगा, सिर्फ इस केस के लिए आता है यहाँ पर। और वो भी मैंने यहाँ पे बताया कि इसके डाटा के अकॉर्डिंग देखोगे, एनसीईआरटी बुक में डेटा भी दे रखा है इसका, तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। स्लाइटली एल्यूमिनियम का साइज इसमें ज्यादा हो जाता है गैलियम। ये 2016 में जेईई एडवांस में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो ऐसा नहीं कि 2016 पहले भी कई बार पूछा गया है, बट लेटेस्ट जो पूछा है 2016 में, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। और बच्चे ध्यान नहीं रखते यहाँ पे कि एक्सेप्शन होता है, मतलब करके आता है वहाँ पे। या ऑर्डर भी याद रखना है। और इसका रीजन क्या है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने यहाँ पे सिंपल सा बताया था कि यहाँ पे कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इसमें कोई भी स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो इसमें प्रोपर शील्ड कर रहा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, बट जितना शील्ड करना चाहिए था 3D इलेक्ट्रॉन को उतना शील्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये स्कैटर्ड फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर, और स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते अगर प्रोपर शील्ड नहीं कर रहा है, दैट मींस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज कर जाएगा, दैट मींस साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है वहाँ पर। ये तो इसका रीजन था यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें इसी के जैसा एक और आता है, ये ऑर्डर भी याद रखना है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है, तो उसका रीजन डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इसमें साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ ऑफनियम। अर्थ मतलब क्या, रेडियस या साइज से बोलो यहाँ पे। तो साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ ऑफनियम, इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे, जबकि अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जिरकोनियम के जस्ट नीचे ऑफनियम होता है, एक ग्रुप का एलिमेंट है। ऑफनियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था, फिर वो जिरकोनियम के बराबर ही आ जाता है। तो जिरकोनियम का साइज ऑलमोस्ट ऑफनियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है जिरकोनियम का, कुछ याद हो कि नहीं को? जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर तो मैं बताता हूँ यहाँ पर। स्क्रीन तो विजुअल है सबको प्रॉपर, तो सीधा आ रहा है, No, sir. ऊपर है तो ठीक है। ओके, अब ठीक है। सर वो पहला एलिमेंट जिरकोनियम है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या है वो जिरकोनियम, जेड आर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो गए, जिरकोनियम जेड आर जिरकोनियम और एच एफ ऑफनियम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसमें लेकिन वो क्या होगा, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था उसमें 4:41 का जो अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन हो वो इंक्रीज कर जाता है, इसके चलते साइज इंक्रीज करती है, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर देखोगे ये 40 और ये क्या रहेगा तुम्हारा 70। तो एक तो बता भी रहे हो तो क्या रहेगा 40 एंड 70। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हॉफनियम का इसका जो रीजन है यहाँ पे इक्वल होने का, मैं पहले रीजन लिख दूँ, due to lengthened contraction, lengthened contraction, और lengthened contraction क्या होता है इसका भी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Very poor shielding effect of, या simply poor shielding effect of, poor shielding effect of 4f इलेक्ट्रॉन। अब f ऑर्बिटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो d से भी ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, और d से भी ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ये और भी प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब ऑफनियम का कन्फिगरेशन लिखोगे उसमें 4f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि जिरकोनियम में कोई 4f इलेक्ट्रॉन, 4f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हॉफनियम में क्या होता है, नॉर्मल जिरकोनियम के जस्ट नीचे हॉफनियम होता है पीरियोडिक टेबल में देखो, तो हॉफनियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था जिरकोनियम से, बट हॉफनियम में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और जब पुअर शील्डिंग होता है दैट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ऑफनियम के न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और जब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया तो साइज क्या हो जाएगा वहां पे, स्मॉल हो जाएगा उसका, दैट मींस वो जिरकोनियम के बराबर आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद रखना है कि जिरकोनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑफनियम, रीजन क्या होता है लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट भी क्या होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन।
ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में तो रिपीट करते रहता है क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका स्टेटमेंट भी दोनों याद रखना है, लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या है और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है। अब इसी में एक और चेक करते हैं, अगर यहाँ पे और ये कि जिरकोनियम के जस्ट आगे क्या रहेगा, एक नायोबियम। पॉइंट नीचे ये भी लिख सकते थे यहाँ पे, RNB ऑलमोस्ट इक्वल टू RTA। RTA NB क्या है, नायोबियम, और TA क्या है, टेंटेलम। तो नायोबियम के जस्ट नीचे टेंटेलम। नायोबियम का एटॉमिक नंबर 41 और इसका 73। बट ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको याद रखना, बाकी इसको भी याद रखो। तो सिमिलर टाइप का ये भी 44 72 और ये 41 73 दोनों का सेम रीजन है। इसका भी रीजन क्या होगा, इक्वल होने का, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ओवरऑल अगर देखोगे इस केस में मेनली हम लोग 4f ऑर्बिटल की बात करते हैं। फिर 5f में तो नंबर ऑफ 72, इसमें 32 ऐड करोगे तो 100 से फिर ऊपर एलिमेंट चला जाएगा। और 5f की बात करेंगे, मेनली यहाँ हम लोग 4f की बात करते हैं, क्योंकि 100 से एबव एटॉमिक नंबर का एलिमेंट तो नॉन है, बट उसके लिए भी अभी हम लोग कंपेयर नहीं करते। ये मेनली 4f ऑर्बिटल के अभी यहाँ पे चेक करना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जिरकोनियम ऑफनियम का रीजन याद रखना है और ये स्टेटमेंट, और इसी जैसा एक ये भी, इसको भी नीचे नोट कर लेते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। सर बताओ। सर वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसीलिए वो साइज कम होती है ना? बिल्कुल, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है इसमें और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो जितना इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना चाहिए था उतना शील्ड नहीं कर पाता, अट्रैक्शन से रोक नहीं पाता है। क्योंकि 4f का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जिसके चलते इसका पुअर शील्डिंग होता है। और जब पुअर शील्डिंग होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर चुका है, 72 हो चुका है, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जो है उसमें, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो शील्ड नहीं कर पाता, जिसके चलते अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है न्यूक्लियस के पास। और अट्रैक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ऑलमोस्ट जिरकोनियम के बराबर आ जाता है। जबकि नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑफनियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट इक्वल होने का ये रीजन आ रहा है। यस सर, थैंक यू सर। ये दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोग कॉपी भी कर लिया होगा आई थिंक यहाँ तक। ये भी इन जनरल एक रहा था यहाँ पे कि जिरकोनियम ऑफनियम नायोबियम पेंटेलम। जिरकोनियम किस सीरीज का रहा था यहाँ पे, 4D सीरीज, और ये 5D सीरीज का यहाँ पे। तो जो भी 4D या 5D सीरीज का रहा था यहाँ पे एलिमेंट, उसका जो साइज होता है ऑलमोस्ट इक्वली आता है। और सबका रीजन क्या होगा यहाँ पे, लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स। मैंने 2 एग्जांपल लिया हुआ है, बट ऐसा कोई भी अगर आता है 4D सीरीज का एंड 5D सीरीज का, तो दोनों का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों साइज की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ 4D एलिमेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 5D एलिमेंट। तो मैंने 2 एग्जांपल लिया था। एक लास्ट एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कॉपी तो कर लिए थे सब लोग, तो ठीक है। इसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसी में, स्कैंडियम, टिटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसमें अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड का एलिमेंट आ रहा है, और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है इसमें, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करता भी है इसमें यहाँ पे। बट मैं कुछ डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, पिकोमीटर यूनिट में यहाँ पे जो भी डेटा में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो साइज डिक्रीज करता भी है लेफ्ट टू राइट, बट कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी है। इसका 144 पिकोमीटर, 132, इसका भी क्या आता है यहाँ पे 122, 117, 117, 117, 116, 115। यहाँ तक देख रहे हो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, उसका सेम भी रह जा रहा है, यहाँ पे है कॉन्स्टेंट भी है, यहाँ पे है, और फिर से ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये क्या रहा है, पिकोमीटर। मैंने बताया भी था यहाँ पे पीएम, ये प्राइम मिनिस्टर ने ये पिकोमीटर यूनिट में आ रहा है यहाँ पे। पीएम मीन्स यहाँ पे पिकोमीटर उस यूनिट में लिया गया है। यहाँ पे स्कैंडियम से निकेल तक के डिक्रीज कर रहा है, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का ये कांस्टेंट भी है, यहाँ पे है। और जो कॉपर का होता है इसमें फिर ये स्लाइटली इंक्रीज करता है, यहाँ पे 117, और इसका और भी ज्यादा हो जाता है 125। तो 3D सीरीज में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ऑलमोस्ट किसका इक्वल होता है यहाँ पे, तो क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन का ऑलमोस्ट साइज इक्वल आ जाता है यहाँ पे 117, 117 एंड 117। बाकी इसको रटना नहीं है, ये डाटा याद कर रहे हैं यहाँ पे है। सिंपली इसको याद रखना कि ऐसा कुछ एक्सेप्शन होता है यहाँ पे 3D सीरीज के एलिमेंट में। ये क्या रहेगा इसमें, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट। यहाँ तक डिक्रीज भी कर रहा है, बट इसके बाद फिर इंक्रीज भी करता है, और फिर और भी ज्यादा इंक्रीज करता है यहाँ पे। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन कहीं भी बुक में भी नहीं दिया गया है, बट इसमें यहाँ पे याद रखना है कि कुछ एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। अप टू निकेल डिक्रीज करता जो नॉर्मल ट्रेंड है, बट इसमें फिर साइड कॉपर एंड जिंक का इंक्रीज कर जाता है, तभी तो इसको एक्सेप्शन बोल रहा है यहाँ पे। इस टाइप से इसको याद रखना होता है, ये भी एक एक्सेप्शन ही होता है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कांस्टेंट भी हो रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे, बट एक ध्यान रखना है इसमें आपको। इस वैल्यू का मतलब मैंने बताया, यहाँ पे वैल्यू रटना नहीं है यहाँ पे। ये डेटा है कि यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा किसका, स्कैंडियम का, देन टिटेनियम। ये साइज जैसे जैसे वैल्यू कम हो रहा है, दैट उसका साइज कम हो रहा है यहाँ पे, और कॉपर और जिंक का फिर ग्रेटर हो जाता है। ये हम लोग देख रहे थे एटॉमिक है, बस इसको ध्यान में रखना है। मैंने लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि इसको पूरा रटने के लिए बैठ के डाटा है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का सेम आ जाता है, इवन कॉपर का वैल्यू सेम है यहाँ पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ पे कि किसका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसका अलग अलग ग्रुप बना दिया गया था। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का जो वैल्यू है वो सेम था, वही ऑप्शन था वहाँ पे, बाकी कॉपर का भी सेम रहा था। ये तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे एटॉमिक साइज, और उसके कुछ एक्सेप्शन वाले पार्ट भी देख रहे थे यहाँ पे। जेडन के बाद फिर से डिक्रीज करेगा या इंक्रीज का, तो उसके हम लोग जेडन के बाद की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जेडन के बाद फिर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है, तो उसमें फिर अलग फैक्टर रहेगा। तो जिनके बाद फिर क्या आता है, गैलियम, जर्मेनियम। तो यहाँ पे 3D सीरीज का जो एलिमेंट है डी ब्लॉक, तो उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में वही पूछा जाता है जो कंपेरेबल होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये तो आ रहा था, इसमें साइज की बात कर रहे थे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है
आयोनाइजेशन इनफेक्टिव। तो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक कॉपी करो कर दो। तो ठीक है, आगे देखते हैं प्रमोद इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इनफेक्टिव। आयोनाइजेशन इनफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं फ्लूइड टेबल। आयोनाइजेशन इनफेक्टिव या एनर्जी भी बोलते हैं इसी को, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं वो आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सब लोग पढ़े होंगे 10th में, आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है तो बता सको। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन। Energy required for a specific atom to remove the valence electron. सही है, इसी को और बैठ करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर वो definition। आयोनाइजेशन और एनर्जी के बीच में क्या लिखा है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ENTHAL इंथैल्पी, और ये ब्रैकेट में क्या एनर्जी, इंथैल्पी या एनर्जी जो भी वर्ड यूज करो यहाँ पे, सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका जो डिफिनेशन होता है यहाँ पे, सही, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, सही है उसमें। इसी को कंप्लीट में लिख देता हूँ यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। The minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। ये जो डिफाइन किया जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं किसी भी एटम से, वो एटम क्या हो, बॉन्डेड एटम नहीं हो, किसी दूसरे एटम के साथ वो बॉन्डेड नहीं हो, वो क्या हो, आइसोलेटेड हो, और वो किस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो। तो इसको जो डिफाइन किया गया आयोनाइजेशन एनर्जी को, वो गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लास्ट में ये वर्ड भी ऐड करना है, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम से। एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, कोई भी एटम आ रहा है गैसियस फॉर्म में वो, और इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर, इस पे चार्ज क्या आएगा यहाँ पे, जी नीचे लिखने का मतलब क्या है, गैसियस, इससे पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। और जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इस एटम से, इसको बोलते हैं IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या इंटेंसिटी। IE1 का मतलब क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं किसी एटम से, तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या इंटेंसिटी। और फिर क्या करें यहाँ पे हम लोग, Mg+, अब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने का, तो जी ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या, वो गैसियस फेज में है, तो क्या आ जाएगा, +2 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो एटम ले रहे थे स्टार्टिंग में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया था, तो I1, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिर IE2, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
फिर यहाँ पे आ रहा है इसमें +2, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और भी बाहर करें यहाँ पर, क्या रहेगा +3 चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे IE3, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन इसी एटम से बाहर कर रहा है। M क्या है, कोई भी एटम है वहां पे, कोई भी एटम, और M इसलिए लिख रहे हैं जनरली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर जाता है, मेटल या नॉन मेटल से। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करना चाहेगा, मेटल, तो मैंने M लिया हुआ, बाकी ये कोई भी रैंडम सा एलिमेंट है। यस सर, थैंक यू। आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि IE1, IE2 और IE3 फर्स्ट आयोनाइजेशन इंटेंसिटी, सेकेंड एंड थर्ड, तो तीनों में अगर ओवरऑल कंपेयर करें हम लोग यहाँ पे IE1, IE2 और IE3 में कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगा यहाँ पे, IE1, IE2, IE3? सर IE3। I3। सही है, रीजन क्या होगा? सर वो न्यूक्लियस सुन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा एनर्जी लगाएगा वो पहले वाले सही है, आयंस के मुकाबले। सही है, सिंपली बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं कि सर Mg+2 में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, दैट मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, दैट मीन अट्रैक्शन बढ़ गया, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाएगा। फिर भी चाहे इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा। यहाँ पे क्या होगा, IE3 always greater than IE2 than IE1, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। और अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाना चाहेगा, दैट मीन उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? ओके करो, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। रीजन इसका ये है यहाँ पे कि कोई भी एटम मान लेते हैं, यहाँ मान लो कि एल्यूमिनियम है यहाँ पे Al, और ये Al3+ फॉर्म में आ जाता है। तो कुछ भी मैग्नीशियम मानते हैं, मैं मैग्नीशियम से रिलेट करके बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि Mg है और Mg+2, यहाँ पे M और यहाँ पे M+2, दैट मीन्स यहाँ पे Mg+2 आ गया। तो Mg में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों में सेम है अभी, बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी 12 ही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने से प्रोटॉन में जो आ रहा है चार्ज वो तो सेम है वहां पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसके न्यूक्लियस के साथ ज्यादा हो जाएगा। और अट्रैक्शन अगर ज्यादा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली बाहर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे फिर भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। बेसिकली ये सब टॉपिक जो अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल की इस पार्ट से आना, इस चैप्टर से। और तुम लोग क्वेश्चन भी करना शुरू कर सकते हो। वैसे तो अभी बुकलेट मिल जाना चाहिए था, फिर भी अगर बुकलेट नहीं मिला है तो PDF है वहाँ पे ऑनलाइन, वहाँ पर जा करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन AB, दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले जो भी सेक्शन है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर ले हो यहाँ तक सब लोग।
नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैं देता हूँ IE। मुझे पता है कि फ्लूइड टेबल का बुकलेट नहीं मिला है तुम लोगों को, तो मैं बता रहा था तब तक मिल जाना चाहिए, तब कुछ डिले हो रहा है, बट हम लोग जब सिलेबस आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। इसका जो हम लोगों के पास रेजोसर ऐप है वहां से जाकर के देख सकते हो, लोगों के पास ID पासवर्ड होगा तो वहां से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट फैक्टर है इसमें यहाँ पे साइज का, इस साइज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन होता है साइज के साथ, वो जितना भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि साइज एक बेसिक फंडामेंटल चीज होता है, तो वो सबको पता होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, तो वो साइज से रिलेट करते हैं सब। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसके एग्जांपल भी अगर देखें यहाँ पे हम लोग, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप टू बॉटम जाता है यहाँ पे, तो साइज क्या होता है इसमें, इंक्रीज, साइज इंक्रीजेज डाउनवर्ड। देखते हैं रीजन भी देखेंगे अभी। जब टॉप टू बॉटम जाता है तो साइज इंक्रीज करता है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा इसमें, ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा यहाँ पे। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अपवर्ड। क्लियर है यहाँ पे है। अब देखने की यहाँ पे समझना रहेगा कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका आ रहा है यहाँ पे, सीजियम का। और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मीनिंग क्या होता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाएगा। जिसकी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मीनिंग क्या होता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा होगा। अब यहाँ पे सोचना है कि इसका इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर क्यों जाता है। तो एक पॉइंट अगर कुछ याद हो कि किसी भी ग्रुप में जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है ग्रुप में। देख करके देखो, लोग क्लास में किए हुए थे। इन अ ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज। सोच के बताना उसमें। देखो वो पढ़े भी थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले टॉपिक में। किसी भी ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम, उसमें वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो डिक्रीज नहीं होता है ना तो इंक्रीज करता है, ग्रुप में कांस्टेंट रहता है। जाकर के देखो न्यूक्लियर चार्ज में। और जब जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है तो उस फैक्टर से लोग यहाँ पे नहीं देख सकते। इसमें सिंपली देखना है कि सीजियम का साइज सबसे क्या है, लार्ज है, और साइज लार्ज होने से देखो उसका जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। समझना यहाँ पे कि लिथियम और सीजियम, तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, और सीजियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, बट फिर भी सीजियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सीजियम के न्यूक्लियस से बहुत दूर है, फिफ्थ सेल में, सिक्स सेल में इवन वहाँ पे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से अगर बहुत दूर है न्यूक्लियस से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा। क्लियर है, एज कम्पेयर टू लिथियम, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। इसके चलते हम बोलते हैं कि सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाता है। मेनली ये रिलेशन याद रखना। और यहाँ पे सीजियम का सबसे कम आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा रहा है। एक पॉइंट ये पढ़े भी होंगे तुम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर। चलो ठीक है, तो वहाँ पे जो मेटल यूज करते हैं वो कौन सा मेटल जनरली यूज करते हैं वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सीजियम। सीजियम।
क्यों सीजीएम यूज करते हैं? क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। इससे भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। कोई भी एग्जांपल हो यहाँ पे है, तो मैंने ग्रुप 1 का लिया यहाँ पे, ग्रुप 2 का भी अगर लिया जाए यहाँ पे है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें क्या होता है यहाँ पे, साइज डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, ये क्या है साइज का। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, अपवर्ड इंक्रीज करेगा। इसमें सेम लॉजिक, इंक्रीज अपवर्ड। मैं यहाँ पे ग्रुप का ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि पीरियड का जब एग्जांपल है तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, तो कुछ और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो फिर हम लोग निष्कास में उसको स्टार्ट करेंगे। एक और सेकंड रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बोलने का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंडिकेट करते हैं जेड इफेक्टिव या जेड स्टार। अब तुम लोग सोच के बताओगे यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन क्या होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सब लोग बताओ, डायरेक्टली या इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही आ रहा था आंसर। तो जेड इफेक्टिव के साथ जो रिलेशन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, दैट मीन उतना ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाना उतना ही मुश्किल होगा। दैट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, उसका ज्यादा। नेक्स्ट फैक्टर होता है, इसका एग्जांपल वो आगे करेंगे फैक्टर का। नेक्स्ट फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। छोड़ दो, मैं इसका अपना कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें कन्फिग्रेशन वगैरह लिख करके चेक करना तो नेक्स्ट क्लास में। और तुम लोगों का जो संडे को टेस्ट ऐसा था, उस ग्रुप के भेजना स्वप्निल सर, इसके बारे में मैं अगर 1 मिनट बात करूँ, जो टेस्ट प्रीवियस पेज तो कर देता हूँ, प्रीवियस पेज जो तुम लोगों का टेस्ट है उसमें पीओसी नहीं आ रहा है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, दैट मींस मोनोहेलोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड ओजोनोलिसिस। वो तीन ही आएगा वहां पे, बाकी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो है ही। सर आइडेंटिफिकेशन भी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या वहां पे है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो 3 टॉपिक में पढ़े थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मोनोहेलोजिनेशन एंड ओजोनोलिसिस, उस 3 का क्वेश्चन रहेगा वहां पे। दैट मींस पीओसी नहीं रहेगा, टेस्ट वाला पार्ट नहीं है। तो ठीक है, देखो रिएक्शन नहीं होगा वहां पे, पीओसी वाला पार्ट नहीं है, बट उसमें जो रहेगा तुम्हारा रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है ओजोनोलिसिस में, वो तो रहेगा। ओजोनोलिसिस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड मोनोहेलोजिनेशन, तो पार्ट रहेगा। तो ठीक है, अभी मैं सेशन एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।